Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video we are going to cover about the Indian Judiciary. आप इंडियन जुडिशरी में क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आज हम लोग इंडियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं वो सब देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स कोर्ट है इंडिया का। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट आपका है, सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह से चीज़ें पहुंचती हैं वो सब देखते हैं। सबसे पहला पार्ट 5 आर्टिकल 124 टू 147, पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147, 141, 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट है। ठीक है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एपेक्स कोर्ट बताया, वही हुआ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गारंटर क्या, फंडामेंटल राइट को कौन गारंटी देता है? आपको सुप्रीम कोर्ट। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? आर्टिकल 32 से। एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, समझ रहे हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट होगा आपका। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? 1774 में कलकत्ता, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ है 1774 में, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कलकत्ता में। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो स्टार्ट हुआ आपका 28 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। या तो 1774 का पूछेगा, बताएगा, या फिर ये अभी 28 जनवरी 1950 वाला पूछेगा। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट का? मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस 33 + 1 34, 33 जजेस, अदर जजेस +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब स्टार्टिंग में 28 जनवरी 1950 को जब ये बना तो उस वक्त कितने थे? 7 + 1, 7 जजेस +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो CJI अभी भी हैं, पहले भी थे, नंबर में इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ कौन कर सकता है? तो द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकता है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के स्ट्रेंथ को, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है। अब एक फैक्ट है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? फर्स्ट फीमेल जज कौन है आपके? तो फातिमा बीवी। आप लोगों ने पढ़ा है फातिमा बीवी के बारे में अभी रिसेंटली। तो फातिमा बीवी का 2023 में आपको निधन हुआ इनका। 2023 नवंबर आपको 23 नवंबर 2023 2023 में उनका देहांत हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन है फातिमा बीवी? तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं। अब आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है। तो द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम बेस्ड ऑन सीनियरिटी। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? हमने पढ़ा था कॉलेजियम सिस्टम लास्ट क्लास में, कि कॉलेजियम सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जज एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग 5 लोग मिल करके रिकमेंड करते हैं कौन बनेंगे जज। तो उनके रिकमेंडेशन पर बेस क्या होना चाहिए? सीनियरिटी बेस होना चाहिए, कि जो सीनियर मोस्ट है वो पहले रिकमेंड होंगे। उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बट नॉमिनेट कौन करेगा, रिकमेंड कौन करेगा? वो कॉलेजियम सिस्टम करेगा। अब एक केस आता है आपका एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। तो चीफ जस्टिस अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, चीफ CJI अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट, बट द पर्सन शुड बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि जो पर्सन होगा वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर कोई चीफ जस्टिस बन रहे हैं और वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए उस वक्त, तभी वो CJI बनेंगे। ये मस्ट है। ये आपको इस केस पे बताया गया, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसमें जजेस केस भी कहा जाता है इसे। अब आपके आते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो HJ कानिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके HJ कानिया, हरिलाल जय किशुनदास कानिया। इनका पूरा नाम है हरिलाल जय किशुन दास कानिया।
चीज़ें कहानी है, ठीक है। अब अभी करंट में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़, जो 50 नंबर के आपके CJI हैं, DY चंद्रचूड़, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन एलिजिबल हैं? तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो कि वो पर्सन इंडिया का सिटीजन हो, जिस तरह से प्रेसिडेंट वगैरह में था। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। कितना के लिए? 5 साल के लिए। या एक तो पहले वो इंडिया के सिटीज़न हो, दूसरा 5 साल तक हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रह चुके हों 5 साल। फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। या तो 5 साल जज होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओथ क्या? ओथ कौन लेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में कौन ओथ होता था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज, वो इनका शपथ लेते थे। उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का CJI का शपथ कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। अदर जजेस का भी शपथ प्रेसिडेंट ही लेता है। सैलरी देखते हैं। सैलरी कितना है इनका? 2,80,000 CJI का है। अदर जजेस का 2,50,000 है। तो ये सैलरी भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टेन्योर ऑफ जजेस। टेन्योर क्या है? तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि हाँ आज वो ज्वाइन किए तो 6 साल 7 साल बाद उनको रिटायर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक फिक्स टेन्योर है कि ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। बस ये है कि वो जब भी ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, सॉरी ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, या जिस दिन से वो ऑफिस में इंटर कर रहे हैं उस दिन से उनका जो एज है वहाँ से 65 तक जो एज होगा तब तक वो वहाँ पे ऑफिस में रहेंगे, उसके बाद फिर रिटायर होंगे। तो जो रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, एज के बेसिस पर रिटायरमेंट होता है, वो पीरियड के बेसिस पर नहीं कि हाँ 7 साल आपने एज अ जज वर्क कर लिया तब आप रिटायर हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अगर 30 ईयर्स में जज बनते हैं CJI, तो उन्हें 30 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? ही कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अब क्या अगर उनको रिज़ाइन करना है, रिज़ाइन हिज ऑफिस, तो वो प्रेसिडेंट को बाय राइटिंग कर सकते हैं। और फिर ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फिर क्या है? दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट में रिकमेंडेशन होगा, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर भी प्रेसिडेंट साहब उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब ये रिकमेंडेशन क्या है? तो ये रिमूवल ऑफ जजेस की बात करता है। वही रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस किस तरह से रिमूव हों? तो जज मे बी रिमूव थ्रू रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन 2 ग्राउंड्स। क्या ग्राउंड 2 होने चाहिए, दोनों में से कोई एक, मिसबिहेवियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन और इनकैपेसिटी। तो ये 2 ग्राउंड है जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है अपने पद पर से, थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके। ग्राउंड क्या होने चाहिए? तो मिसबिहेवियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकैपेसिटी। तो ये है आपका रिमूवल ऑफ जजेस। आगे देखते हैं। अब आता है आपका वर्क्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वर्क्स मीन्स पावर जुरिडिक्शन कह सकते हैं एक तरह से। क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन आप पहला देखिए, आप ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का। एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर वर्सेस स्टेट, एनी डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता हो तब कौन देखेगा? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट देखेगा। वो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या स्टेट वर्सेस स्टेट हो, 2 स्टेट के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तब भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। या फिर सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट, मीन्स कोई सेंटर का प्लस स्टेट का और फिर किसी दूसरे स्टेट से, सेंटर और स्टेट एक पार्टी में और दूसरा स्टेट एक पार्टी में, अगर इनका भी कोई डिस्प्यूट होता हो तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इन सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, वो डायरेक्ट इस केस को देखेगी, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन हुआ। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा अपीलेट जुरिडिक्शन। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 132। अपील के थ्रू वहाँ तक पहुँच सकते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन। उसमें एक स्पेशल लीव पिटीशन का आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल 136 SLP आपका सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है स्पेशल लीव पिटीशन का। फिर आता है आपका रिट जुरिडिक्शन। तो ये हमने 32 में ही पढ़ा है।
32 में क्या है कि 32 में जो रिट्स आपको डिफाइन किए गए हैं, आर्टिकल 32, और वहाँ पे फंडामेंटल राइट है आपका, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करेगा। यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 139 कहता है सुप्रीम कोर्ट कैन यूज़ 5 रिट्स विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 139 जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो 5 जो रिट्स हैं वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 32 में रिट्स मेंशन्ड है। तो ये रिट जुडिक्शन हुआ। फिर आता है रिविजनल पावर, रिव्यू पिटिशन का। रिविजनल पावर क्या है, रिव्यू पिटिशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ कोई जजमेंट कोई उससे लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं हैंडल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 137 कि वो अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। मीन्स ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। अगर इसका मतलब ये हुआ रिव्यू पिटिशन में कि सुप्रीम कोर्ट मान लिया जाए किसी 2021 में किसी के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई भी जजमेंट दिया, फिर अगले बार नया केस हुआ उसमें सेम जजमेंट को वो रिव्यू करके उसे ख़त्म कर सकती है, फिर नया जजमेंट पास कर सकती है सेम मैटर पर। समझ रहे? तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो खुद के जजमेंट का रिव्यू ले सकती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और कोई कोर्ट अपने जजमेंट का रिव्यू नहीं ले सकती सिवाय सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 137 बताता है आपका। फिर इसमें एक तो जुडिशियल रिव्यू की बात है जो कि हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ लिया आर्टिकल 13, तो वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। अब आता है आपका एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द 2 कैटेगरीज ऑफ मैटर। ये क्या आर्टिकल है 143 एडवाइजरी जुडिक्शन प्रोवाइड कराता है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें क्या है कि ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लीगल मैटर में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो 2 मैटर होने चाहिए, कौन से कैटेगरीज कौन से, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फैक्ट हो जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज, जो कि अराइज हो या फिर होने वाला है। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ हो तो उससे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। फिर ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट ETC। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर इंडिया का किसी के साथ कोई ट्रीटी होता हो या किसी भी तरह का उससे पहले का कोई भी मैटर अभी एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस पर भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बाउंड है। तो आर्टिकल 143 ये बात करता है एडवाइजरी जुडिक्शन का। ये देखते हैं, आगे देखते हैं, हो गया ये। अब आता है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी ध्यान रखिएगा। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हैज़ 2 पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में 2 पावर है, जो कि यह है कि द जजमेंट्स प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। ये क्या है, आने वाले वक्त में एज अ टेस्टिमनी यूज़ होगा, ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजमेंट होता हो लैंडमार्क जजमेंट, तो वो एक तरह से फिर आने वाले केसेस में वो एज अ एविडेंस काम करेगा, ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू हो जाएगा उस जजमेंट का। तो वो अगर किसी भी कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया जाता हो तो वहाँ पे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये हुआ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मीन्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में एक जजमेंट हुआ, कोई केस हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई बात को कि फॉर एग्जांपल वोटिंग एज क्या मान लिया जाए कोई केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वोटिंग एज 18 ईयर्स से, तो वो क्या एज ए एविडेंस चलेगा कि आपको 80 ईयर्स आपका राइट कहाँ से मिलता है कि आपको वोट करना। तो वो कह सकते हैं आप कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है, वो फिर एज अ एविडेंशियरी वैल्यू की तरह यूज़ होगा। फिर दे आर रिकॉग्नाइज एज लीगल प्रेसिडेंट और लीगल रेफरेंसेज, ठीक है, लीगल प्रेसिडेंट की तरह काम होगा। मीन्स एक तरह से लॉ बन जाएगा वो। इट हैज़ द, ये पहला आपका हुआ। सेकेंड ये, इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशमेंट दे सकता है किसी को भी, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आर्टिकल 129 में 2 पावर्स आते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 141, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141 क्या कहता है कि लॉ
जो कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा, वो सारे अदर कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी हो, सब पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंड होगा। वो आर्टिकल 141 कहता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ख़त्म हुआ। अब आता है हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इतना ही है मैक्सिमम आपको जो कि पूछ सकता है, जुडिक्शन वगैरह उतना तो पूछता नहीं, बट फिर भी। अब हाई कोर्ट देखते हैं। इन द इंडियन स्कीम ऑफ जुडिशियल सिस्टम, हाई कोर्ट वर्क बिलो द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है। सबसे एपेक्स पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपका आता है फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन पूरे इंडिया में, हाई कोर्ट का जुडिक्शन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली का हाई कोर्ट है तो वो दिल्ली में ही काम करेगा, वो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में या फिर बिहार यूपी में उसका जुडिक्शन है। बट सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन पूरे इंडिया में, तो जुडिक्शन के बेसिस पर भी ये होता है। फिर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862 व्हेन द हाई कोर्ट्स वर सेट अप एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था, बॉम्बे, मद्रास, इस तरह से। कब हुआ था, 1862 में। तो ये एज एक साथ आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1862 में 3 हाई कोर्ट बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बना था, तो कलकत्ता बना था। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहला कलकत्ता बना, तीनों साथ में बने थे उसी ईयर में, 1862 में, इस वजह से साथ में पूछे जाते हैं। अब आता है आपका हाई कोर्ट कहाँ मेंशन है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 6 आर्टिकल 214 से 231, 214 to 231, ये आपको पार्ट 6 आपका हाई कोर्ट की बात करता है। इसमें आर्टिकल 214 क्या कहता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, सभी स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। फिर एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1956 में। वो अमेंडमेंट के थ्रू ये हो गया कि देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज़। इसमें क्या क्या दिया है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाई कोर्ट है वो 2 स्टेट या यूटी को कवर कर सकता है, तो ये मोर देन 2 और मोर देन 2, ठीक है, या फिर मोर देन 1 रखिए। तो ये क्या है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कहा दिया कि एक हाई कोर्ट 2-3 स्टेट को कवर कर सकता है, उसका जुडिक्शन 2-3 स्टेट पर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका आर्टिकल 216, एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सेवरल अदर जजेस। तो ये क्या है, हर हाई कोर्ट में एक चीफ CJI होगा, चीफ जस्टिस एंड सेवरल अदर जजेस। और अदर जजेस का है, ये हाई कोर्ट में डिफाइन नहीं है कि कितना होगा लिमिट, वो स्टेट के हाई कोर्ट पर बेस्ड पे उनके हिसाब से कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बट एक चीफ जस्टिस होंगे, ये यहाँ कन्फर्म है, आर्टिकल 214 का था आपका। आगे देखते हैं। अब आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस जो हैं हाई कोर्ट के कहाँ से अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे अपॉइंटमेंट, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। तो जिस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस टू हाई कोर्ट, इट वाज ओपिन्ड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम सिस्टम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। 1 मिनट। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस टू हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में अगर अदर और जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो उस वक्त क्या होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉलेजियम सिस्टम से पूछना पड़ेगा। अब ये कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का ना होगा, हाई कोर्ट का होगा। उस वक्त क्या होगा कि एक आपके चीफ जस्टिस होंगे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है, तो उनसे पूछ करके फिर अपॉइंटमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो क्वालिफिकेशन क्या है हाई कोर्ट के जज बनने का, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए सबसे पहले बात। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। वो क्या जुडिशियल ऑफिस एज अ जुडिशियल सर्विस में होने चाहिए 10 साल के लिए, किसी भी हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कह सकते हैं 10 साल के लिए। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर,
या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट होने चाहिए 10 ईयर के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का उनका अपना क्वालिफिकेशन था, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन डिफ़र करता है। फिर ओथ कौन लेगा, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजेस का ओथ कौन लेता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टेट, अगर स्टेट के हैं हाई कोर्ट तो वहाँ के जजेस का ओथ लेगा गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। जिस स्टेट के भी हैं बनने जा रहे हैं उस स्टेट के गवर्नर ओथ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है आपका टेन्योर ऑफ जजेस। तो क्या है, हाई कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का भी टेन्योर फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, बट ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62 ईयर। हाई कोर्ट में क्या है कि हाई कोर्ट में 62 ईयर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है मैक्सिमम एज, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है। ये पहले ये भी 60 ईयर्स था, 60 ईयर्स था ये। फिर आपका 60 से 62 कब हुआ, बाय 15th अमेंडमेंट एक्ट, 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, 1963 में 15वां संविधान संशोधन से ये फिर 60 से 62 हो गया हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज। ठीक है, अब रेजिग्नेशन देखते तो ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अब रेजिग्नेशन ये किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। एंड ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सेम बात है, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, है ना, तो इन्हें रेजिग्नेशन भी उन्हीं को दे रहे हैं ये लोग। फिर रिमूव अगर होंगे तो पार्लियामेंट के थ्रू होंगे, प्रेसिडेंट करेगा, बट रिकमेंड कौन करेगा प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, पार्लियामेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड। टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया, इंडिया में कितने हैं टोटल हाई कोर्ट, 25 हैं आपके, टोटल 25 करेंटली हाई कोर्ट हैं। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि 2 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश हुआ। तो ये क्या है, कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद फिर 2 और हाई कोर्ट बने थे, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ईयर अगर है तो 1862, तीनों एक ईयर में बना। सबसे पहले उसमें भी सबसे पहले कलकत्ता बना है, कलकत्ता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862। अब क्या है, हाई कोर्ट विच कंट्रोल मोर देन वन स्टेट, ये मैंने बताया था आपको, अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 7th अमेंडमेंट, क्या उसके थ्रू पावर दे दिया कि एक हाई कोर्ट मोर देन वन स्टेट को कवर कर सकता है। तो वो कौन कौन से 3 हाई कोर्ट है इंडिया में जो कि एक से ज़्यादा स्टेट को कवर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पहले तो गुवाहाटी हाई कोर्ट आता है, इसका जुरिडिक्शन सबसे बड़ा है। ये असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट को कवर करता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट क्या महाराष्ट्र और गोवा को कवर करता था। फिर बाद में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी है, पहले अलग अलग था फिर ऐड हो गया। तो ये 3 आपको महाराष्ट्र, गोवा एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको कवर करता है बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर आपका आता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट कौन से, तो पंजाब एंड हरियाणा, ये 2 स्टेट को चंडीगढ़ हाई कोर्ट कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन जज जो इंडिया की, वो अन्ना चांदी, केरला हाई कोर्ट से थी ये फर्स्ट वुमेन जज। ये क्या फर्स्ट, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा फातिमा बीवी से। फातिमा बीवी का जो ईयर था अपॉइंटमेंट का जज बनी थी वो 1992 में बनी थी, और ये इनका जो अपॉइंटमेंट है ये 1959 में हो गया था। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं सब मिला करके सबसे पहली जज बनने वाली कौन थी, तो अन्ना चांदी। बट अगर स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछता है फीमेल जज, तो वो फिर फातिमा बीबी हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अब चीफ किसी हाई कोर्ट के अभी तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है वुमेन, बट हाई कोर्ट की बनी है चीफ जस्टिस एक वुमेन। तो वो कौन थी, सबसे पहले लीला सैद बनी थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सैद। ये कहाँ की थी, कहाँ की बनी थी, तो ये हिमाचल प्रदेश की, बट उतना पूछता नहीं है, रहने दीजिए। फिर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI कौन थे, तो YB चंद्रचूड़ साहब, जो अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके फादर। अब आता है शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है, KN सिंह। तो यहाँ तक हमारा इंडियन जुडिशरी का इंपॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर दिस।